Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं? चलिए, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम बच्चों ने पिछले क्लास में देखा था प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, नॉन मेटल वायर, सेमीकंडक्टर। इन सभी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन सुना था। तो चलिए प्यारे बच्चों, उसमें से कुछ बातें हमारे पास डिस्कशन के लिए बचा हुआ है जो आपके सामने रख रहा हूं। आप उसको गंभीर से देखेंगे और समझेंगे। और फ्यूचर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, चाहे वो कंपटीशन के दृष्टिकोण से सोचा जाए, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम के एंगल से सोचा जाए। दोनों ही पर्पस से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग अभी एक्सप्लेन किए थे पिछले क्लास में, और उसको थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? निश्चित रूप से तैयार हैं। तो चलिए, तैयार हैं तो आपके सामने कुछ बातों को मैं याद दिलाता हूं। हम बच्चे लोगों ने देखा था पिछले क्लास में आपको याद है कि जब कोई भी वायर है, मेटल वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस T1 टेम्परेचर पर R1 है और T2 टेम्परेचर पर R2 है। और यदि T1 को मैं 0 डिग्री ले लेता हूं तो T2 हमारा जो होगा वह कुछ न कुछ होगा, थीटा मान लेंगे। वैसे स्थिति में आपको जो मिला था कि T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो फार्मूला आपको याद होगा, आप लोगों ने देखा था। वहाँ पर मैं याद दिलाता हूँ आपको। इफ T1 इक्वल टू 0 डिग्री C एंड R1 को कहा था मैंने R0 लेने के लिए, और T2 को यदि आप थीटा डिग्री C माने थे और रेजिस्टेंस को R2 को R थीटा कहे थे आप, तो आप लोगों को कहा गया था कि ये फार्मूला यूज करेंगे, R थीटा इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। ये आपको फार्मूला बताया गया था। फिर दूसरा बात आपको बताया गया था, यदि आप लोग देखोगे गौर से, यहाँ पर जो कंडीशन था, ये जो अल्फा दिया हुआ है, अल्फा एट 0 डिग्री C दिया हुआ रहेगा आपका। इस अल्फा को आप लोग क्या कहे थे, आपको याद होगा। इसको कहे थे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम लोग कहे थे, इसको हिंदी में कहते थे इसको प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको कहते हैं। इसको हम लोगों ने आपको समझाने का कोशिश किया था। फार्मूला कहाँ से आया था, कैसे आया था, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। इसको आपको याद रखना है। दूसरा बात आपको और याद रखना है, यदि टेम्परेचर आपको अलग अलग दिया हुआ है तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर आप लोग जो देखेंगे गौर से, अलग अलग ताप पर, मतलब वहाँ पर यदि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस नहीं मालूम है, अलग अलग ताप पर रेजिस्टेंस मालूम है, उस केस में रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या था,
ratio of resistances at different temperature तो कहता था विभिन्न ताप पर प्रतिरोधों का अनुपात आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये एक्सप्लेन करके दिखा दिया था, तो डायरेक्ट वहाँ पर याद रखना आपको R1 बाय R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 बाय 1 प्लस अल्फा T2, डायरेक्ट इसको याद रखना है, ये भी आपको बताया गया था। अब उसके बाद आपको और एक चीज़ बताया था याद रखने के लिए, यदि तो वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग टेम्परेचर पर दिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में आप बच्चों को बताया था यहाँ पर जो ये अल्फा आपका है, ये अल्फा जो है ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा है एट 0 डिग्री सी, यहाँ पर भी जो अल्फा का मान है वो 0 डिग्री सी पर है, उसका मान आपको दिया हुआ रहेगा, T1 T2 दिया रहेगा, दोनों तार के प्रतिरोध का रेशियो मालूम होगा, या R1 मालूम है R2 निकालना है, या R2 मालूम है R1 निकालना है, यहाँ से आप वो सारे चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप लोग R1 R2 दिया है, T1 दिया हुआ है, T2 निकालना हो, इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, कोई एक चीज़ अननोन रहेगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जल्दी से इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं समरी के रूप में, समरी के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, यदि आपने लिख लिया तो एक फार्मूला और आपको डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट क्या याद रखना है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे यदि हमको T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का मान मालूम है और T2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस का मान मालूम है, तो उस वायर का अल्फा का मान कितना होगा, ऐसा परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तो डायरेक्ट अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला देखा था R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस R2 इंटू T1, ये फार्मूला आप बच्चों ने देखा था, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये सब फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब आप हम बच्चे मिलकर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी इसके अंदर की कुछ कमजोरियों का, कुछ कंसेप्ट का पता चलेगा। तो चलिए आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। एक छोटा सा चीज़ और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप सारे बच्चे जरूर जानते हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों को कुछ बात याद रखना है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोगों को कुछ बातें याद रखना है। वो याद क्या रखना है, आइए जरा प्यार से उसको हम लोग देखते हैं। सारे बच्चे इस बात को जानते हैं, यदि एक चालक तार का रेजिस्टेंस R1 है और दूसरे चालक तार का रेजिस्टेंस भी R2 है, ये R1 है और ये R2 है, तो ये मिलकर जो एक सिंगल वायर बनेगा, उस सिंगल वायर का रेजिस्टेंस जो बोलते हैं हम लोग,
उसको आर एस से डिनोट कर देते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को याद है, R1 प्लस R2 डायरेक्ट कर देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे बच्चों को याद है। तो हम लोगों के पास एक टॉपिक अलग होगा जहाँ पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बहुत अच्छे अच्छे सवाल उसमें आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे, लेकिन उस पर हम लोग तब जाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, जो दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर उसका एग्जाम क्वेश्चन नहीं आया हो। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग सीरीज और पैरेलल और मिक्सर कम्बिनेशन पर जाएंगे। लेकिन अभी टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसमें दो अलग अलग वायर रहेगा, R1 है और ये R2 है, दोनों अलग अलग वायर है। हो सकता है कि मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, दोनों को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को का टेम्परेचर कितना होगा, किस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसे कुछ कंसेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। वो पाते हमारे सामने आएगा, उसको हम लोग देखेंगे गौर से। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि पहले तार का टेम्परेचर कितना है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसके बारे में सोचेंगे। फिर दूसरे तार का टेम्परेचर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, उसको सोचेंगे, और तब दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखेंगे कि जो न्यू वायर बनेगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका टेम्परेचर कितना होगा। ये सारी बातें हम लोगों के सामने अभी होने वाला है, आएगा ऐसा क्वेश्चन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तैयार हैं प्यारे बच्चों? तैयार हैं? चलिए, बहुत सुंदर बात। तो हम लोग आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उस क्वेश्चन को देखें और मिलजुल कर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए करते हैं कि उस फार्मूले का, उस थ्योरी का अप्लाई हम लोग कहाँ करें। अप्लाई करने के लिए हम बच्चों को आना चाहिए। उसके लिए जब हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं तब लगता है कि मैंने अप्लाई कर लिया। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गौर से आइए देखते हैं हम लोग। कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विल बी डबल ऑफ दैट at 0 degree C if its temperature coefficient of resistance is 4 into 10 power minus 3 per degree C at 0 degree C। प्यारे बच्चों, आप बच्चों को कह रहा है प्रश्न, किस ताप पर किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सी ताप पर के प्रतिरोध का 2 गुना हो जाएगा, जबकि उस तार का 0 डिग्री सी ताप पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान 4 into 10 पावर -3 पर डिग्री सी हो। ये आपके प्रश्न है जिसको हिंदी में लाया गया। अब बच्चे थोड़ी ईमानदारी से सीखने का कोशिश करेंगे। मैं आपको पिछले क्लास के थ्योरी को सिखाना चाहता हूँ,
दिमाग में सेट करवाना चाहता हूँ। इसके लिए आप बच्चों को कंसंट्रेट होकर सुनना होगा और हमें मदद करना होगा, अपने काम को करने में मदद करना होगा। तो चलिए आइए हम लोग क्या सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको सोचेंगे। जो फॉर्मूला अभी आपको मैं याद दिला रहा था उसका हम लोगों को यूज करना है। तो सबसे पहले देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है। आप पहले सवाल में सोचिए क्या क्या बातें दिया हुआ है, हम लोग क्या सोचेंगे। हम बच्चे लोग सोचेंगे कि 0 डिग्री पर कोई तार पहले से है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो मैं मान लेता हूं एट T1 बराबर 0 डिग्री C रेजिस्टेंस R1 इज X। ये हम लोगों ने मान लिया। जब टेम्परेचर 0 डिग्री C है तो रेजिस्टेंस को कितना है ये पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया X। कर सकते हैं इतना काम? हाँ सर जरूर कर सकते हैं। अब कह रहा है एट T2 इक्वल टू वाट, T2 इक्वल टू वाट किस टेम्परेचर पर? T2 टेम्परेचर पर मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R2 का मान डबल हो जाएगा, पहले जितना था उसका डबल हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 2x। इतना चीज होने के बाद हम लोगों के पास एक कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था? गौर से देखेंगे। फ्रॉम फार्मूला हम लोगों ने देखा था इस T2 को आप थीटा मान लो और इस थीटा का मान निकालना है आपको, ऐसा मन को समझा लो। तो थीटा डिग्री पर रेजिस्टेंस दुगुना हो जाता है, ऐसा मैं सोच लेता हूं। अब जो प्रश्न कहता था उसके अनुसार मैंने सोच लिया। अब सवाल सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें फार्मूला का जरूरत होगा। तो याद करो आप लोगों को मैंने सिखाया था आर थीटा इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा। ये आपने फार्मूला देखा था। तो माय डियर बच्चों ये R1 जो आपका है इसको आप लोग जरा सा इसको ऐसे कर लो, सोच लो जरा सा। यहाँ पर R1 को आप R0 से डिनोट करोगे और ये हो जाएगा आपका X, यही इसी को माना गया X अपने। तो ये R2 को आप कहोगे R थीटा और ये R थीटा जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, पहले का दुगुना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर देखोगे हम लोग जो लिखते थे पहले ऐसे लिखते थे, आपको और जरा सा विस्तार करता हूँ। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिखते थे, याद करो। तो जब यहाँ पर R2 को आप R थीटा मानेंगे, R1 को R0 मानेंगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, थीटा माइनस 0 हो जाएगा थीटा। तो ये आपका फार्मूला था, इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब इसको यूज करके आप थीटा निकाल लो, थीटा निकालोगे मतलब T2 निकल जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, गौर से देखोगे यहाँ पर R थीटा बाय R0, 1 आके इधर माइनस हो जाएगा, बचेगा उधर अल्फा इंटू थीटा। तब यहाँ से प्यारे बच्चों एक स्टेप आप ऊपर चल जाओ, ध्यान दो गौर से। अब यहाँ से आप लोग क्या कर लोगे फटाफट, थीटा इक्वल टू, तो आप या तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो या वैल्यू पुट करते हैं थोड़ा आसान होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। आर थीटा का वैल्यू कहोगे 2x, R0 का वैल्यू कहोगे x माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा। तो माय डियर बच्चों आपका कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा, x कैंसिल हो गया तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा, यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू आप लोग पुट करने जानते हैं, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो आपका जवाब हो गया 1000 बाय 4, मतलब हो जाएगा 250 हो जाएगा आपका थीटा का मान। इसका मतलब हो गया थीटा का मान 250 हुआ। तो T2 आप कहे थे थीटा डिग्री C, T2 का आपने कहा था थीटा डिग्री C, इसका मतलब हो गया 250
डिग्री सी टेम्परेचर पर वायर का रेजिस्टेंस दुगुना हो जाएगा। तो आपने देखा जो थ्योरी पढ़ा था आपने, उस थ्योरी का अप्लाई आपने इस तरह से कर लिया। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देखो और उसके बाद सोचो कैसे सोचा गया, क्योंकि इसके बाद जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन यही था, उस क्वेश्चन का आपका स्टेप सोचने का ये था। सवाल का शुरुआती दौर में जो बातें दिया था उसको मैं इस तरह से अरेंज कर लिया। इसको अरेंज करने के बाद तब फार्मूला सोचा, फार्मूला पर पुट किया, पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट हो गया। तो चलिए ये हमारा रिजल्ट हो गया, इस तरह से इतना काम कंप्लीट हो गया, आंसर निकल गया, ये आपका हो गया आंसर। अब इसी तरह का और क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, मजेदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा जानकारी होगा यहाँ पर। तो चलिए, यदि आपने पहला क्वेश्चन को देखा और आपने कुछ सीखा, लगा कि नहीं मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ क्वेश्चन को बनाने का क्षमता मेरे पास आया, तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, लाइक कीजिए तेजी से और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने में मैं मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, आपको उसका जवाब देना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, पहले हम लोग हिंदी में ले आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज 90 ओम एट 20 डिग्री सी, what would be its resistance if its temperature becomes 60 degree C? Temperature coefficient of resistance of copper at 0 degree C is 4.28 into 10 power minus 3 per degree C. यहाँ पर ये आपका गड़बड़ाया है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑफ है यहाँ पर। चलिए आइए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है एक कॉपर के तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सी ताप पर 90 ओम है। यदि इसका ताप 60 डिग्री सी कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा, जबकि 0 डिग्री सी ताप पर प्रतिरोध ताप गुणांक 4.28 इंटू 10 पावर माइनस 3 पर डिग्री सी है। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग बना ही सकते हो आराम से, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
एक तार है, उसका 2 प्रतिरोध के बारे में बोला जा रहा है। एक कॉपर का तार अभी मेरे हाथ में है, जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री था, क्या था, 20 डिग्री सी था, तब उसका रेजिस्टेंस है 90 ओम। जब टेम्परेचर 20 डिग्री सी है तो इसका रेजिस्टेंस हुआ 90 ओम। 20 डिग्री पर 90 ओम है, मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि T1 टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, तो रेजिस्टेंस R1 है 90 ओम। ध्यान दीजिएगा, गौर से समझना है, गौर से। फिर कहता है टेम्परेचर को बदलकर 60 डिग्री सी कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। बहुत ही आसानी से सवाल ये बन जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक किंतु परंतु है, वही आपको समझना है कि क्या किंतु परंतु है। आप दर्द मन में चल रहा होगा, फॉर्मूला लिखेंगे, बना देंगे, तुरंत बना देंगे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको R1 और R2 का रेशियो वाला फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला को यूज करके आप काम कर पाओगे। यहाँ पर डायरेक्ट उसको अप्लाई करिए, सवाल बन जाएगा। अब देखिए गौर से, एक चीज और दिया हुआ आपको, गौर से देखिएगा। 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध ताप गुणांक का मान इतना है, मतलब ये अल्फा का मान है, ये आपका ये मान अल्फा पर है, लेकिन ये अल्फा का मान किस पर है, 0 डिग्री पर है। तो ये एट 0 डिग्री सी अल्फा इक्वल टू 4.28 इंटू 10 पावर -3 पर डिग्री सी, ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। अब आप चाहो तो आपके मन में चल रहा होगा, एक बहुत आसान सा बात मन में चल रहा होगा, क्या मैं आपको एक चीज सिखाया था, आप कहोगे सर हम लोग उसका अप्लाई करके बना सकते हैं। एक फार्मूला आपको मैंने सिखाया था, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपको मैंने ये बात सिखाया था, यहां पर आप इसका अप्लाई नहीं करेंगे। यदि यहां पर इसका अप्लाई करते हैं तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी, क्योंकि इस फार्मूला का उपयोग उस समय करेंगे जब अल्फा का मान 0 डिग्री पर है, तो T1 आपका 0 रहना चाहिए। सुना आपने खूब गौर से, नहीं सुना होगा, फिर से सुनिएगा। इस फार्मूला का उपयोग करने के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि T1 बराबर 0 डिग्री सी तथा अल्फा का मान 0 डिग्री सी पर होना चाहिए, तभी मैं अप्लाई कर सकता हूं। मतलब इनिशियल टेम्परेचर जिस पर रहेगा उसी पर अल्फा का मान भी रहेगा, तब मैं इसका अप्लाई कर पाऊंगा डायरेक्ट। लेकिन यदि अल्फा का मान 0 पर है और T1 का मान 20 है, T2 60 है, तो वहां पर ऐसे प्रश्न में इस फार्मूला का अप्लाई नहीं करेंगे। तब आप किसका अप्लाई करेंगे, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको आज 2 रेजिस्टेंस का रेशियो बताया था और कहा था उस रेजिस्टेंस का रेशियो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग है, लेकिन वहां अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री पर रहता है। उस फार्मूला का उपयोग डायरेक्ट करेंगे। जो बच्चे बाद में आए हैं गौर से सुनिएगा। तो मैं अब उस फार्मूला यूज करता हूं और आपको बताना चाहता हूं, इस फार्मूला का यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। आप लोग एकदम ध्यान से इसको सीख लीजिए। इसका अप्लाई यहां नहीं होगा। तब कैसे होगा सर, आइए गौर से देखिएगा। इस फार्मूले का अप्लाई यहां नहीं होगा इस सवाल में, तब कहां करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं गौर से। तो यहां पर जो आपका फार्मूला अप्लाई होगा, आप गौर करके देखना। ये R1 जो आपका है वो इस फार्मूला से होगा, R0 इंटू
1 प्लस अल्फा T1, ये होगा R1, और R2 आपका फॉर्मूला होगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2। तब आप दोनों का रेशियो ले लो R1 बाय R2, ध्यान देंगे गौर से। यहाँ पर आप कहोगे R1 बाय R2 इक्वल टू R1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T1 बाय 1 प्लस अल्फा T2। इस फार्मूला का यूज कीजिए। इस फार्मूला में जो ये आपका अल्फा है, यह अल्फा का मान जो यहाँ पर है, ये मान 0 डिग्री C पर है। तो आपके प्रश्न में T1 दिया हुआ है 20, R1 दिया हुआ है 90, T2 का मान दिया है 60, R2 पूछा है वाट, और अल्फा का मान 0 डिग्री पर दिया हुआ है। तो ये फार्मूला आपके लिए ऐसे प्रश्न में सेट करेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हड़बड़ में गलती कर बैठते हैं और उनका आंसर नहीं आता है। अब आपको याद रखना है कि इस तरह के सवाल में मतलब यदि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री रहता, तब वो जो मेन फार्मूला भी लिखे थे यहाँ पर उसको यूज कर लेते, सही होता। लेकिन वन दिया हुआ 20 डिग्री और अल्फा का मान दिया है 0 पर, कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए R1 पहले अलग से निकालना होगा, R2 अलग से निकालना होगा, और तब उस दोनों का रेशियो लेना है। तो अलग अलग क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट यही फार्मूला यूज कर लेंगे। अब आप सवाल बनाइए। R1 का वैल्यू आपका कितना था, देखिए सवाल देखिए। R1 आपका वैल्यू दिया हुआ है 90 ओम, R1 दिया है 90 ओम, R2 आपको निकालना है 1 प्लस अल्फा का मान क्या दिया हुआ था, अल्फा का मान दिया था 4.28 इंटू 10 पावर माइनस 3, 4.28 इंटू 10 पावर माइनस 3। इजी करने के लिए आप इसको 4 मान के बना लो, क्योंकि नियर अबाउट 4 ही होता है। इंटू T1 का मान है 20 बाय 1 प्लस अल्फा का मान ये है 4.28 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू T2 तुम्हारा दिया हुआ सवाल में 60 डिग्री दिया हुआ था, तो यह 60 डिग्री पुट कर देंगे। अब देखिए गौर से, ये कैलकुलेशन अब बचा मैथमेटिक्स। अब इसको सॉल्व करना है आपको अपने बुद्धि विवेक से, सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग देखिएगा R2 का वैल्यू निकल जाना चाहिए नियर अबाउट 104, 104 ओम लगभग इसका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ लिख देते हैं स्वयं सरल करें। अब गुना भाग यहाँ पर मेहनत अधिक है, गुना भाग ज्यादा है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टेप समझ में आ गया, इसी तरह से सोचना है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब अगला सवाल आपके सामने आएगा जिसमें कुछ और विशेष चीज सिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए तैयार हैं आप लोग, यहां तक कर लिए होंगे। अगला सवाल आप लोग देखिए, कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 60 ओम। काफी मजेदार सवाल है, आइए उसको देखते हैं हम लोग गौर से। या पहले एक और सवाल है, पहले उसको आप देख लीजिए। तो जो अभी थ्योरी बता रहे थे, सेम थ्योरी पर ये सवाल बनने वाला है। पहले इसको बनाते हैं हम लोग। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज दिस एट 0 डिग्री C। मतलब 0 डिग्री C ताप पर प्रतिरोध ताप गुणांक का मान 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 पर डिग्री C है।
at what temperature the resistance of the wire will be 2 ohm if its resistance at 300 Kelvin is 1 ohm. तथा यदि यदि 300 केल्विन ताप पर तार का प्रतिरोध 1 ओम हो तो किस ताप पर उसका प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। ये आपका प्रश्न कहता है। तो जो अभी सवाल बता रहे थे आपको लगा होगा ना सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है। फिर मैंने रखा क्यों? जब सेम सवाल है तो मैंने क्यों इसको लाके रखा आपके सामने? माय डियर बच्चों, छोटा सा यहाँ पर किंतु परंतु लगा हुआ है, इसीलिए मैं ये सवाल को लाकर आपके सामने रख दिया। तो चलिए क्या रखा है यहाँ पर, आइए गौर से देखेंगे हम लोग। आपके प्रश्न में जो बातें है यहाँ पर क्लियर रूप से गिवन क्या दिया हुआ है उसको गौर से देखिए। तो प्रश्न पढ़ के देखिए क्या दिया हुआ आपको। दिया हुआ है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान इतना दिया हुआ है और ये ताप किस पर दिया हुआ है? 0 डिग्री पर दिया हुआ है। मतलब हम लोग कह सकते हैं एट 0 डिग्री सी टेम्परेचर अल्फा का मान है आपका 1.25 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सी। चलिए 0 पर दिया हुआ है, लेकिन सवाल को गौर से देखो। इनिशियल टेम्परेचर T1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 300 केल्विन ताप। तो 300 केल्विन है यहाँ पर, और उस स्थिति में रेजिस्टेंस आपका जो है R1 वो आपका दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है। तो कहता है किस टेम्परेचर पर आपके तार का रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। किस टेम्परेचर पर आपके तार का रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो पहला सवाल और ये सवाल एकदम सेम है। जो अभी आपने सॉल्व किया वो सवाल और ये सवाल एकदम इक्वल है, एकदम सिमिलर है, कुछ अंतर नहीं है। अंतर बस एक बात का है, गौर से देखिएगा। वहां पर टेम्परेचर का चर्चा डिग्री सेंटीग्रेड में किया गया था और यहाँ पर टेम्परेचर आपका केल्विन में दिया हुआ है। माय डियर बच्चों, अल्फा का मान यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो टेम्परेचर का भी यूज 0 डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। इसका मतलब है कि T1 को आप कन्वर्ट करोगे, 300 केल्विन है तो इसको आप कहोगे 300 में 273 घटाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो टेम्परेचर ये यूज करेंगे, तब आपका जो टेम्परेचर आएगा आपको तब टेम्परेचर T2 निकालना है। तो T2 निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, आइए हम लोग गौर से अब उस पर विचार करते हैं। तो वहाँ फार्मूला क्या यूज होगा। अब यहाँ पर आपका फार्मूला क्लियर है, कौन सा फार्मूला यूज करोगे। तो आपने अभी देखा था, बहुत बुद्धि मत लगाना है। R1 R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 बाय 1 प्लस अल्फा T2। बिना परेशानी का ये फार्मूला लिखिए और आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो जैसे आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसमें बहुत झंझट है, आपको गौर से देखना है। R1 आपका है 1 ओम, R2 है आपका 2। इस सब का वैल्यू नहीं पुट करना है, रहने दीजिए, सीधा सीधा सॉल्व करने में बाद में पुट करेंगे। पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लो सिंपल, तो जल्दी सॉल्व होता है, परेशानी कम होता है। तो यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अल्फा T1 बराबर 1 प्लस अल्फा T2। अब आप क्या करोगे, T1 को उधर लेते जाओ और 1 को इधर लेते आओ। तो प्यारे बच्चों 2 - 1 इज इक्वल टू
अल्फा इंटू T2 माइनस 2 अल्फा T1। तब आप यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ध्यान दोगे गौर से, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से अल्फा कॉमन कर लो आप लोग फटाक से, यहाँ से जैसे अल्फा कॉमन करोगे 1 इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट में हो जाएगा आपका T2 माइनस 2 T1। अब देखिएगा गौर से, 1 बाय अल्फा प्लस 2 T1 इज इक्वल टू T2। आपका ये हो गया इक्वेशन। अब आप अल्फा का वैल्यू पुट करिए, T1 का वैल्यू पुट करिए, आपको T2 फटाक से निकल जाएगा। यदि यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। T2 बराबर आराम से कहोगे 1 बाय 1.25 इंटू 10 पावर -3 प्लस 2 इंटू T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सॉल्व करिए, हमको लगता है कि T2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, डेसिमल ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 3 इंटू हो जाएगा 1.00 बाय 125 प्लस 27 दूना 54। तो T2 का मान आपका हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होने वाला है, ये 5 से या 20 या कैसे कहोगे, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से फिर ये 200 बार में, ये हो गया 800 प्लस 54, ये हो जाएगा आपका 854 डिग्री सेंटीग्रेड आपका निकलेगा। तो T2 का मान हुआ आपका 854 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड में निकला। अब आप इसको फाइनल लाइन में, यदि टेम्परेचर शुरू में केल्विन में था तो आंसर को भी केल्विन में रखना है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल कर, चूंकि अल्फा का मान 0 डिग्री सी पर दिया हुआ है, इसलिए टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना होगा। निकालने के बाद बदलना होगा तो बदल सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं, केल्विन में नहीं, क्योंकि अल्फा डिग्री सेंटीग्रेड में और टेम्परेचर केल्विन में तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल कर तब अप्लाई किए, और लास्ट में आप फिर उसको केल्विन में बदल देंगे। ग्यारह सौ 27 केल्विन योर आंसर। देखा आपने, ये सवाल मैंने क्यों लिया आपके सामने, क्यों लिया, आपको कुछ नया बात सिखाना था। एक छोटा सा मिस्टेक से फॉर्मूला जानते हैं, छोटा सा बात दिमाग में याद नहीं रखेंगे, ये सवाल गलत हो सकता था। अब हमको उम्मीद है आप लोगों से गलती नहीं होगा। तो कुछ बच्चे मेरे परेशान हो रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सके हैं, प्लीज लेने दीजिए सर, तो रोइए मत, आप लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हाफ पार्ट का फर्क बाद में लीजिएगा। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, चलिए बहुत सुंदर बात, ले लिया प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया फाइनल, आप लोगों ने लिख लिया। एक सवाल आपका यहाँ पर और बचा हुआ था जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड था, आइए हम लोग उसको कर लेते हैं। सवाल को पढ़िए आप लोग, आप लोगों से बनने लायक सवाल है। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 60 ओम। कहता है एक चालक तार का प्रतिरोध
60 ओम है। चलिए बहुत सुंदर बात। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यह किसी दूसरे पदार्थ के तार से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। बहुत सुंदर बात। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर so that their combined resistance does not change with temperature। कहता है यदि दोनों के संयोजन का प्रतिरोध does not change, प्रतिरोध ताप पर या ताप बदलने पर नहीं बदलता हो तो सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात करें। तो दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। आइए प्यारे बच्चों देखना गौर से। और लेकिन कुछ बातें दिया हुआ है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड वायर आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो कह रहा है कि दोनों तार का प्रतिरोध ताप गुणांक क्रमशः कितना है 3 इतना और इतना 3 × 10⁻³ पर डिग्री सी तथा 1.5 × 10⁻³ पर डिग्री सी है। चलिए बहुत सुंदर बात। सवाल को प्यार से देखिए। अच्छा मेहनत वाला सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल को आपको गौर से पढ़ लीजिए जल्दी से, क्योंकि उसको ऊपर उठाएंगे तो आपका क्वेश्चन ढक जाएगा। ऑनेस्टली इसको देखेंगे गौर से। 2-3 बातें आपको नया नया चीज सिखाएंगे यहाँ पर, जो आपको ईमानदारी से सीखना है, ध्यान से सीखना है। तैयार है प्यारे बाबू लोग? एकदम तैयार है ना? चलिए बहुत सुंदर बात। बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर शुरू में हम लोग देखें, कोई भी चालक तार मेरे पास है, ध्यान दीजिएगा गौर से। ये जो चालक तार मेरे पास है, शुरू में एक तार का प्रतिरोध 60 ओम है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब हमें R1 मालूम है, R2 निकालना है। अब ये मान लेता हूं मैं कि शुरू में मेरे पास कोई तार है, 0 डिग्री पर प्रतिरोध R1 है और दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है, रेजिस्टेंस R2 है, R1 है। ऐसा मैंने सोचा, जहां पर R1 आपका हो जाएगा 60 डिग्री सी और R2 नहीं मालूम है, निकालना है। क्वेश्चन का पहला स्टेप। फिर कहता है कि उस दोनों का अल्फा का मान दिया हुआ है और अल्फा का मान दिया हुआ है। पहला तार के लिए कहेंगे अल्फा 1 और दूसरे तार के लिए कहेंगे अल्फा 2। 2 तार है, तो पहला तार का रेजिस्टेंस R1 अल्फा 1, दूसरे तार का प्रतिरोध R2, फिर उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध ताप गुणांक
आर अल्फा 2, इतना चीज आपके बारे में है। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस संयोजन का जो प्रतिरोध है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप बदलने पर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ताप बढ़ भी जाए फिर भी प्रतिरोध नहीं बदले। ये बहुत आसान बात नहीं है। अब इसका मतलब हुआ, आपने एक थ्योरी पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल। मेटल में देखा था आपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और नॉन मेटल का था टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। बहुत सिंपल बात है सर, एक का बढ़ता है दूसरे का घटता है, तो दोनों का संयोजन का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वह नहीं बढ़ेगा। शुरू में जितना था 0 डिग्री पर जितना था, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी उतना ही रहेगा। क्वेश्चन यही कहना चाहता है। इसका मतलब हो गया कि एक तार यदि मेटल है तो दूसरा हमारा नॉन मेटल है। ये एकदम माइंड में हम लोग प्यार से सेट कर लेंगे, तब ये सवाल हमारे लिए संभव होगा। क्लियर हो रहा बात? यहाँ तक बात समझ में आया कि दोनों तार अलग अलग है, 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, दोनों को कंबाइन करेंगे सीरीज में और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस पर, दोनों का संयोजन के रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो शुरू में था वही अभी भी रहा। तब दूसरे तार का प्रतिरोध कितना है ये पूछना है। इसका मतलब क्लियर, फर्स्ट वायर यदि मेटल तो सेकेंड वायर नॉन मेटल, तभी संयोजन पर टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन क्यों आगे बढ़ाते हैं। तो पहला लाइन में वही लिखने जा रहा हूं जो आपके सामने भी रख रहा था। क्या लिखने जा रहा हूं यहां पर देखेंगे क्लियर रूप से। फर्स्ट वायर मेटल हो तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सेकेंड वायर नॉन मेटल हो, सेकेंड नॉन मेटल हो तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा। इसीलिए कंबाइंड वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर नहीं बढ़ता है। यह निष्कर्ष हुआ इस सवाल का मेन पॉइंट, मेन फोकस करने वाला पॉइंट यही है इस सवाल का। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि वह R2 है कितना। तैयार है आप लोग? तो चलिए, बहुत सुंदर बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल को अब आगे सोचते हैं। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं सपोज करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लिया, मान लिया, माना कि सपोज दैट, कर लीजिएगा आप लोग अपने से, एट 0 डिग्री C resistance of at 0 degree C, temperature
रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर क्या कहता हूं मैं, R1। यदि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस R1 है एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर मान लीजिए आप लोग R2, ये दोनों 0 डिग्री पर है। अब आपको इसको कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो देखोगे गौर से, एट 0 डिग्री C टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंबाइंड वायर इन सीरीज आपका हो जाएगा, सिंबल ले लेते हैं हम लोग RS1 ले लेते हैं, तो यहां पर कहेंगे R1 प्लस R2। ये एक इक्वेशन आपने सोच के रख लिया। एक तार 0 डिग्री पर लिया गया, दोनों तार को 0 पर लिया गया, इसका रेजिस्टेंस है R1 और R2। अब दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा या कंबाइंड वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसका सिंबल लिख दिया, RS लिखकर डैश दे दिया, क्योंकि सीरीज में जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो RS लिखकर डैश दे दिए। तो ये हो गया शुरू में पहला वाला बात, इतना बात सोच लिए। अब कहता है एट टेम्परेचर, इसका सिंबल कुछ बदल दीजिए आप लोग, थीटा डिग्री कर दीजिए, थीटा डिग्री C, एट टेम्परेचर थीटा डिग्री C, तब आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर को आप बदल दो सिंबल, शुरू में यदि R1 बोले हो या यहाँ पर RS खाली रहने दीजिए, ठीक है, RS बराबर इतना हो गया। अब फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस R1 लिए हैं, तो टेम्परेचर जब बदल जाएगा तो उसका सिंबल बदल देते हैं, R1 डैश कर देते हैं, तब इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, आप लिखोगे सर R1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू थीटा। फिर कहोगे रेजिस्टेंस ऑफ, ध्यान देना गौर से, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 लिखकर डैश लगा देंगे, तब यहां पर हो जाएगा सर R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू थीटा। शुरू में टेम्परेचर है 0, बाद में टेम्परेचर माने है थीटा डिग्री C, तो ये थीटा डिग्री पर मान लिए, इतना चीज कर लिए हम लोग। अब चले आइए गौर से, अब कहेगा आपको दोनों को कंबाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब दोनों को कंबाइन करते हैं, तो यहां पर कहना होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंबाइंड वायर इन सीरीज, सिंबल आप दे दो यहां पर प्यारे बाबू लोग, RS डैश लगा दो, RS डैश जैसे लगाओगे तब आपको कहना होगा यहां पर R1 डैश प्लस R2 डैश, R1 डैश R2 डैश आपने सोच लिया है, यहां पर आपने सोच लिया है थीटा डिग्री टेम्परेचर पर पहला वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और थीटा डिग्री टेम्परेचर पर दूसरे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और उसका कॉम्बिनेशन होगा, तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। आइए यहाँ पर आप गौर से देखना, तो आप उसको यूज करोगे R1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू थीटा प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू थीटा। अब ये गप हो गया कंप्लीट, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ो। अब कहता है प्यारे बच्चों, सवाल का जो मेन सेंटेंस है, ये सेंटेंस ये कहता है
शुरू में जो दोनों वायर का कॉम्बिनेशन था, टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी जो वायर का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है वह नहीं बदलता है। 0 डिग्री पर जितना था थीटा डिग्री पर भी उतना ही रहेगा, सवाल कह रहा है। तो आप कहोगे यहाँ पर चेंज होता है, थोड़ा सा स्टेप चेंज होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है आपको आर एस इक्वल टू आर एस डैश। अब आप गौर से देख लो, ये हुआ शुरू में 0 डिग्री पर दोनों वायर के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये हुआ थीटा डिग्री टेम्परेचर पर दोनों वायर के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों आपस में इक्वल है। ये है 0 डिग्री पर और ये है थीटा डिग्री पर, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। या और इसको सजा के मैं थोड़ा लिखता हूँ, आर एस एट 0 डिग्री सी इज इक्वल टू आर एस डैश एट थीटा डिग्री सी। प्रश्न यही कहता है, इसका मतलब कंफर्म है ये वाला मेटल, पहला वायर मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, तभी ये संभावना है, नहीं तो कोई उपाय नहीं था। तो चलिए, कहने का मतलब हो गया। अब देखो गौर से, आर एस का मान हमारा ये है, तो आप कहोगे यहाँ पर R1 प्लस R2 और आर एस डैश कहाँ गया बाबू, हाँ यहाँ पर ये है, आर एस डैश का मान ये तुम्हारा है, इसका मान तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लिखना है आपको तो उसको लिखिएगा। तो वो क्या है आपका R1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू थीटा प्लस R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू थीटा। चलिए आइए, अब तो भाई मैथमेटिक्स बचा, स्टेप आ गया। अब गौर से सोचो, आप लोग सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर गंभीर से समझना है। आइए, क्या गंभीर से समझना है, एक स्टेप ऊपर लेके चलते हैं आप लोगों को, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में करवा लेंगे। अब आप जरा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, R1 प्लस R1 अल्फा 1 थीटा प्लस R2 से मल्टीप्लाई करोगे R2 प्लस R2 इंटू अल्फा 2 इंटू थीटा। अब गौर से देखो, ये R1 ये R2, यदि लेफ्ट साइड ले आओगे इधर क्या बच जाएगा, 0, तो उधर बच क्या जाएगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बच जाएगा आपका, फिर उसमें थीटा भी कॉमन हो जाएगा, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इंटू थीटा। थीटा को इस पार लेके आओगे तो माय डियर बच्चों R1 इंटू अल्फा 1 प्लस R2 इंटू अल्फा 2 इक्वल टू 0 बाय समथिंग 0। तो माय डियर बच्चों R2 निकालना है आपको, R2 बराबर माइनस R1 इंटू अल्फा 1 बाय अल्फा 2। आप गौर करके देख लो, यदि अल्फा पॉजिटिव है, मेटल है, तो अल्फा 2 निगेटिव होगा, मतलब नॉन मेटल होगा। फार्मूला भी आपको बता रहा है, ये माइनस साइन यही बताता है, एक अल्फा 1 मेटल के लिए है तो अल्फा 2 नॉन मेटल के लिए है। अब यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो माइनस साइन फिर बता रहा है मेटल नॉन मेटल दोनों अलग अलग नेचर का है, दोनों अलग अलग सब्सटेंस का है। माइनस साइन वही बताता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, रेजिस्टेंस का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, 0 होगा, माइनस में कभी रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो माइनस तो बताता क्या है, यहाँ पर यही बताता है अल्फा 1 मेटल के लिए, अल्फा 2 नॉन मेटल के लिए, राइट, यस। तब यहाँ पर R2 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पर R1 का वैल्यू क्वेश्चन को देख के बताइए फटाफट, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो आपके क्वेश्चन में R1 था तुम्हारा 60, R1 तुम्हारा था 60 इंटू अल्फा 1 कितना है बाबू, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 बाय आपका है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3। आइए फटाफट कैंसिल हो गया,
ये 3 है, 1.5 है, तो 2 बार में कट जाएगा, 60 में 120। चलिए आइए, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, इस सवाल को तो बड़ी ईमानदारी से 2 बार पढ़ लेना। ईमानदारी से 2 बार इस सवाल को जरूर अटैक कीजिएगा। जिन जिन प्यारे प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने बुतरू को सवाल से प्यार है, वो इस सवाल को जरूर 2 बार अटैक करेंगे। बाकी सारे बच्चे स्वतंत्र हैं, जिनको सवाल से घिरना होता है उनको बाय बाय। सभी बच्चों को तत्काल बाय बाय। अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ आप मिलेंगे।